हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब देखेंगे यहाँ पे। मतलब जो चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पे फैक्ट भी देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है प्रकार से सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे लक्ष्मीकांत में, या फिर आप घटना चक्र में देखोगे तो यहाँ पे हमने जो है पूरा कवर करा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको सब याद भी हो जाएगा। और आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होके देखना है, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत कुछ बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ये आपका पार्ट 5 में आता है। आर्टिकल जो है 79 से 122 तक जो है ये पार्लियामेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आर्टिकल 79 टू 122, 122। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। द प्रेसिडेंट से, लोकसभा से। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा होना चाहिए, मैंने राज्यसभा लिखा है तो ये राज्यसभा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम नॉर्मली पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे दिमाग में बस दो ही चीज़ें आनी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट इसका पार्ट इसलिए होता है क्योंकि कोई भी बिल, जैसे कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास होती है तो वो बिल तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक उस पर प्रेसिडेंट का क्या हो, असेंट ना हो जाए। ठीक है, तो बिल एक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब वो क्या हो जाए, मतलब कि प्रेसिडेंट का उसको असेंट मिले। इसलिए प्रेसिडेंट क्या होता है, पार्लियामेंट का पार्ट होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का पार्ट क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि बिल जो है कानून बनता है क्योंकि प्रेसिडेंट अपना असेंट उस पर देता है, सहमति देता है, इसलिए जो है ये होता है। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट होता है ना तो वो लोकसभा का मेंबर होता है और ना ही जो है वो राज्यसभा का मेंबर होता है। ठीक है, वो किसी का भी मेंबर होता नहीं है। हाँ, लेकिन टू बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट उसको राज्यसभा के मेंबर की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जो कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, जो उसकी एलिजिबिलिटी होती है वो प्रेसिडेंट की भी उतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे लोकसभा, लोकसभा का जो नॉर्मल जो कार्यकाल होता है वो कितने ईयर का होता है, 5 ईयर का होता है। ठीक है, ये इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। इसमें जो मैक्सिमम सीट है कितना है, 550 है, मतलब मैक्सिमम 550 सीट है, जिसमें 530 सीट स्टेट को दिया गया है और 20 सीट जो है यूटीज़ को दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज को दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में जो 550 तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में वर्किंग जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, 543 है। ठीक है, 543 जो वर्किंग स्ट्रेंथ है, जिसमें 524 जो है स्टेट को दिया गया है। मतलब स्टेट से 524 लोग स्टेट से आते हैं और 19 लोग कहाँ से आते हैं, यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। और यहाँ पे देखिए पहले दो मतलब एंग्लो इंडियंस भी होते थे। टोटल 545 होता था, मतलब 545 होता था यहाँ पे, बट दो एंग्लो इंडियन का जो पोजीशन था उसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू जो है रिमूव कर दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में एंग्लो इंडियन का जो है मेंबरशिप नहीं है यहाँ पे, तो ये पता होना चाहिए यहाँ पे लोकसभा में। ठीक है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लोकसभा में जो पहले जो स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर थे ये जीवी मावंकलर जी थे। और जो वुमेन जो है फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी ये कौन थी, मीरा कुमारी जी थी। ठीक है, और जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे ये थे M.A. अयंगकर तिरुपति। ठीक है, M.A. अयंगकर तिरुपति जो है ये फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे। ठीक है, किस में, लोकसभा में। और लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 25 ईयर होना चाहिए, और जबकि राज्यसभा में कितना होना चाहिए, 30 ईयर होना चाहिए। तो ये भी यहाँ से पता होना चाहिए आपको। सिटीजन ऑफ इंडिया तो दोनों में कॉमन रहता है। अगेन देखिए यहाँ पे राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा आपका क्या हो गया, 1952 में बना था। ठीक है, ये क्या है, ये परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी का मतलब होता है कि लोकसभा तो 5 साल बाद डिजॉल्व होती है, या पहले भी जो है ये डिजॉल्व हो जाती है, बट जो राज्यसभा होती है ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा जो है बनी रहती है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, अपर हाउस भी बोला जाता है, या इसको सेकेंड चैम्बर भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो कार्यकाल होता है ये कितने का होता है, 6 ईयर का होता है। जैसे कोई भी मेंबर जो राज्यसभा में जाता है, जो उसका कार्यकाल कितने ईयर का होता है, 6 ईयर का होता है, जबकि लोकसभा में कितने ईयर का होता है,
5 ईयर का होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 ईयर का होता है, यहाँ पे 6 ईयर का होता है। अच्छा, ये जो 6 ईयर है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन है। तो ये भी याद रखिएगा, जो 6 ईयर जो ये मेंशन है, का ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अगर हम बात करें राज्यसभा के मैक्स स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पे 250 है, जिसमें से 238 जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को दिया गया है, और 12 जो है ये नॉमिनेटेड मेंबर को दिया गया है, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में जो इसका करंट पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन कितना है, 245 है। 245 में जो है 225 जो है स्टेट को दिया गया है, 8 जो है यूनियन टेरिटरीज को दी गई हैं, और 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर को दिया गया है अंडर आर्टिकल 80। जो है, जो अंडर आर्टिकल 80 होता है, 80 के थ्रू जो है प्रेसिडेंट इम्पावर्ड होता है 12 मेंबर को नॉमिनेट करने के लिए। कहाँ पे? राज्यसभा में। याद रखिएगा, जो नॉमिनेशन का केस होता है ये सिर्फ राज्यसभा में ही होता है, लोकसभा में नहीं होता है, ठीक है। पहले होता था, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करा जाता था, बट ये जो है 104 के थ्रू इसको हटा दिया गया है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि नॉमिनेशन का जो है कितने लोगों को करा जाता है, 12 लोगों को करा जाता है। नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे 12 जो है पीपल को नॉमिनेट करा जाता है, जो कि स्पेशल फील्ड से होते हैं, लाइक लिटरेचर हो गया, ठीक है, मतलब साइंस फील्ड से हो गया, तो यहाँ पे फील्ड होते हैं, वहाँ से उनको चूज करा जाता है। मतलब ऐसे लोगों को जो डायरेक्टली इलेक्शन फेस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ऐसा प्रोविज़न रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि 1/3 जो मेंबर होते हैं वो एवरी 2 ईयर्स में क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। 1/3 मेंबर जो है एवरी 2 ईयर्स में रिटायर होते हैं, और इनकी जो एज होती है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पे 30 ईयर होती है। अगर आपको राज्यसभा से चुनाव लड़ना है तो आपकी एज 30 होनी चाहिए, अगर आपको लोकसभा से लड़ना है तो यहाँ पे 25 मतलब होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई भी मेंबर, चाहे वो यहाँ का हो, राज्यसभा लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, प्रेसिडेंट कोई भी मतलब वो, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो लोकसभा से हो, चाहे वो राज्यसभा से हो, ठीक है। जैसे मनमोहन जी जो थे वो आपके जो है यहाँ से थे, लोकसभा से थे, सॉरी यहाँ से राज्यसभा से थे, ठीक है। और जो अभी अभी करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ये कहाँ से हैं, लोकसभा से हैं, ठीक है। अगेन देखिए, यहाँ पे इलेक्शन, यहाँ पे जो होता है, जो यहाँ पे इलेक्शंस होता है, अब यहाँ पे जो डिप्टी इलेक्शन, जो डिप्टी चेयरमैन होता है, इसका इसका इलेक्शन जो है इन्हीं मेंबर के बीच में करा जाता है, जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया का होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे राज्यसभा में क्या होता है, चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, और लोकसभा में क्या होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मिलेंगे आपको, यहाँ पे चेयरमैन और जो है यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो चेयरमैन होता है वो आपका क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होता है, इसका चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है। और यहाँ पे जो डिप्टी चेयरमैन होता है उसका इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का इलेक्शन होता है, कहाँ पे, लोकसभा में। और यहाँ पे जो राज्यसभा की जो सीटें हैं, किस स्टेट को कितनी सीट होगी, ये कहाँ पे मेंशन नहीं है, 4th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। हमारे पास टोटल जो है 12 शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल में जो 4th शेड्यूल है उसमें ये मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए किसी मेंबर को जो है यहाँ पे मेंबरशिप मिलती है, जैसे यहाँ पे होता है डबल मेंबरशिप, जैसे कोई भी व्यक्ति है वो राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, दोनों का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक मेंबर है, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए मेंबरशिप रखना चाहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो है वो मतलब जीत जाता है, मतलब उसको मेंबरशिप दोनों जगह की मिल जाती है। वो राज्यसभा से चुनाव लड़ता है, वहाँ भी जीत जाता है, लोकसभा में लड़ता है, वहाँ पे भी जीत जाता है। तो उसको क्या करना होगा, उसको करना होगा कि जो है विद इन 10 डेज, ठीक है, विद इन 10 डेज उसको चूज करना कि उसको कहाँ पे रहना है, चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे। यहाँ पे याद रखिएगा डेट कितनी है, यहाँ पे 10 डेज है। 10 डेज के अंदर जो है उसको डिसाइड करना है कि कहाँ पे उनको रहना, नहीं तो राज्यसभा से उनकी सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, और वो कहाँ के मेंबर रहेंगे, सिर्फ लोकसभा के रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगेन नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो ऑलरेडी जो है लोकसभा में जो है मेंबर है, ठीक है, और वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ता है और यहाँ पे जीत जाता है, तो यहाँ से उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे सेम अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ता है, तो राज्यसभा से उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ता है, लेकिन 2 सीट से लड़ता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, जो ये राहुल गांधी जी थे, इन्होंने ये कहाँ से लड़े थे, ये वायनाड से चुनाव लड़े थे, वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि केरला में है, और यहाँ पे जो है अमेठी से लड़े थे,
ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से मतलब जीत जाते हैं दोनों, मतलब अगर ये दोनों जगह से जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसके पहले जब इन्होंने लड़ा था तो ये जो है वायनाड से जीते थे, अमेठी से हार गए थे। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये दोनों जगह से जीतते हैं तो इनको क्या होता है कि एक इनको डिसाइड करना पड़ेगा इनको कहाँ से रहना है, क्योंकि दो कॉन्स्टिट्यूंसी से ये नहीं हो मतलब मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। मतलब चुनाव लड़ गए, दोनों जगह से जीत गए, लेकिन फिर इनको अब डिसाइड करना है इनको वायनाड से रहना है कि जो है इनको मेरठ से रहना है, ठीक है। ऐसे सेम सिचुएशन राज्यसभा में होता है, अगर आप दो जगह से जीते हो फिर आपको डिसाइड करना आपको रहना कहाँ पे है, एक जगह आपको डिसाइड करना होता है। अगेन यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करें, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है वो पार्लियामेंट का भी मेंबर है, पार्लियामेंट में चाहे वो राज्यसभा हो सकता है या लोकसभा का हो सकता है, और साथ वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का भी मेंबर है, तो उसको क्या करना है, ये जो है ये दोनों कंडीशन ये जो है ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो आप एक साथ यहाँ के भी मेंबर और यहाँ के भी मेंबर नहीं हो सकते हैं, आपको एक जगह से चुनना होगा। तो जैसे अभी अखिलेश यादव के केस में क्या हुआ था, यहाँ पे अखिलेश यादव जी जो है मतलब कि जो यूपी है, यूपी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ के भी मेंबर थे, साथ साथ इन्होंने जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, यहाँ पे भी जीत गए थे। अब इनको जो है 14 दिन के अंदर, ठीक है, इनको जो है 14 दिन के अंदर ये डिसाइड करना था इनको कहाँ की जो है अपनी सदस्यता लेनी है, पार्लियामेंट की सदस्यता लेनी है, लोकसभा की, कि यहाँ पे इनको बने रहना है। ये इनको 14 डेज के अंदर डिसाइड करना होता है। अगर 14 डेज के अंदर इन्होंने डिसाइड नहीं किया तो इनकी जो सदस्यता है लोकसभा से वो खत्म हो जाती है, मतलब पार्लियामेंट से इनकी सदस्यता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली खत्म यहाँ से होती, ऑटोमेटिकली खत्म यहाँ की नहीं होती है, ठीक है। तो ये विद इन 14 डेज यहाँ पे डिसाइड करना था, और इसके पहले हम लोगों ने देखा था अगर कोई व्यक्ति जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का होता है तो उसको जो है 10 डेज में जो है डिसाइड करना होता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे जो है इसका जो यहाँ पे अगर 10 डेज में अगर डिसाइड नहीं करते तो यहाँ पे राज्यसभा से जो है इनकी ऑटोमेटिकली जो मतलब की मेंबरशिप होती है वो खत्म हो जाती है, फिर आप जो है सिर्फ लोकसभा के ही रह पाओगे, ठीक है, विद इन 10 डेज में अगर आपने डिसाइड नहीं करा। तो ये चीज़ था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी देखिए जो हमारा जो सेंसस जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो है जो 550 सीट जो है जो लोकसभा में फिक्स करा गया है, ये किस सेंसस पे बेस्ड है, ये सेंसस 1971 का सेंसस है, उसी पे बेस्ड है। तो ये पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या मतलब कि ये 1971 का जो सेंसस था उसी पे जो इसको रोक दिया गया था, ऐसा इसलिए क्योंकि जो है जो नॉर्दर्न स्टेट थे इनकी पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही थी और जो साउथ वाले स्टेट थे उनकी पॉपुलेशन क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है। तो और जो सीट होती है, जो सीट का बंटवारा करा जाता है ये बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन होता है। फिर जो साउथ वाले स्टेट हैं वो ये प्रोटेस्ट करने लगे कि हमारा जो है हम लोग तो एक प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप उसको उसके हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, आप लोग हमको जो है पनिश कर रहे हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन कम होगी तो हमारा सीट क्या होगा, कम हो जाएगा, हमारा सीट जो है लोकसभा में कम हो जाएगा। इस वजह से जो है 1971 पे जो है यहाँ पे क्या कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक जो है 2001 में आया, जिसके थ्रू जो है ये जो सीट है 2026 तक फ्रीज कर दी गई है। तो ये भी याद रखना है 2026 तक अभी फ्रीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो लेजिस्लेट जो यहाँ पे लोकसभा होता है इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल तक होता है, लेकिन इमरजेंसी के केस में इसको जो है 5 साल से मतलब आगे करा जा सकता है, ठीक है, 5 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है इन द केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल अगर बात करें 93 की, तो आर्टिकल 93 जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करता है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे होते हैं, लोकसभा में होते हैं। चेयरमैन और जो है डिप्टी चेयरमैन आपके कहाँ पे होते हैं, राज्यसभा में होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट जो यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है, अपने मेंबर्स के बीच से ही इनको इलेक्ट करा जाता है। ये आर्टिकल 93 कहता है। और 90 आर्टिकल जो है 94 क्या कहता है, ये कहता है कि जो स्पीकर होता है ये अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, डिप्टी स्पीकर देता है, और डिप्टी स्पीकर किसको देता है, यहाँ पे स्पीकर को देता है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ डिप्टी स्पीकर नहीं है, इस वजह से डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है न्यूज़ में रहता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है। अच्छा रेजिग्नेशन तो हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे इनको हटाना है, इनके पद से हटाना है तो रिजोल्यूशन लाना पड़ता है। रिजोल्यूशन लाने के लिए आपको 14 डेज का जो है नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। रिजोल्यूशन लाने से पहले आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। और जब रिजोल्यूशन जो है मतलब आता है तो उस समय जो ये लोग अपने मतलब प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे जो स्पीकर होता है वो स्पीकर का जो पद होता है वहाँ पे बैठ नहीं सकता है, डिप्टी स्पीकर वहाँ पे नहीं बैठ सकता है, तो ये चीज़ होता है। अच्छा ये राइट टू स्पीक और जो है आप प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि जैसे नॉर्मल कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे स्पीकर है और किसी जो है बिल पे यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे जो है जो ये नॉर्मल कंडीशन में
ये वोट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 50 वोट पड़ गया, यहाँ पे से भी 50 वोट पड़ गया, 50 वोट जो है अपोजिशन पार्टी से पड़ गया, 50 वोट जो है जो पार्टी पावर में है वोट वहाँ से पड़ गया, अब दोनों का टाई हो गया, तो ऐसे केस में ये कास्ट जो है वोट डालते हैं कि जो है किसी के फेवर में भी डाल सकते हैं। तो इनके पास जो है मतलब जब टाई हो जाए तब ये अपना वोट जो है कास्ट कर सकते हैं, नॉर्मली ये अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना था। अगेन देखिए यहाँ पे फिर बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 85 की बात करते हैं। आर्टिकल 85 क्या होता है, ये प्रेसिडेंट टू समन द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही थिंक फिट। तो यहाँ पे आर्टिकल 85 क्या कहता है कि अगर जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रत्येक हाउस को क्या कर सकता है, समन कर सकता है, यहाँ ये चीज़ होता है। और जो ये 6 मंथ का जो है मतलब कि यहाँ पे 2 कंजिक्यूटिव सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का जो एक सेशन होता है उसमें गैप कितने का हो सकता है कि जो है 6 मंथ का गैप से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, गैप जो होना चाहिए लेस देन 6 मंथ होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 3 सेशन होते हैं, एक बजट सेशन होता है, दूसरा मानसून सेशन, तीसरा जो है विंटर सेशन होता है। ये सब जो वर्ड हैं बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। हम बार बार सुनते हैं तो हमको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए जो बजट सेशन होता है ये फरवरी से जो है मई तक चलता है। उसके बाद जो है आपका मानसून सेशन जो प्रेजेंट टाइम में चल भी रहा है ये जुलाई से सितंबर तक चलता है, और जो विंटर सेशन होता है ये नवंबर दिसंबर चलता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नवंबर दिसंबर होता है, सबसे कम तो यही चलता है, ये विंटर सेशन होता है। फिर आपका बजट सेशन पता ही होता है, फरवरी में आपका बजट आता है तभी स्टार्ट होता है। ये मानसून सेशन जो है आपका जुलाई और सितंबर के बीच रहता है, ये थोड़ा सा भूल सकता है, जिसको आप थोड़ा सा याद करिएगा, जो है जुलाई टू सितंबर होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मानसून कब आता है, मानसून हमारे यहाँ मतलब जून में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मानसून के आने के 1 मंथ बाद मतलब जुलाई से ही मानसून सेशन शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो कि पार्लियामेंट में यूज की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होता है यील्डिंग द फ्लोर। अगर आपने जो है कभी पार्लियामेंट का डिबेट देखा हो, मतलब पार्लियामेंट में जब डिबेट होती है तो आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में हमारे जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जस्ट बस ये समझो कि जो स्पीकर होते हैं ना, जो हमारे जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो जो एक मॉनिटर होता है, एक मॉनिटर का रोल यहाँ पे मतलब वो प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यील्डिंग द फ्लोर, यील्डिंग द फ्लोर का मतलब होता है कि स्पीकर हो या चेयरमैन, वो क्या कहेगा, एक मेंबर को बोलेगा अब आप बैठ जाओ, और दूसरे मेंबर को बोलेगा आप खड़े हो जाओ, मतलब अब आप बैठ जाओ और आप खड़े होके बोलो। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऐसा ओम बिरला जी करते भी हैं। तो ये होता है यील्डिंग द फ्लोर। तो देखो हम फिर से बता रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट का ना अपना एक लैंग्वेज होता है, वैसे यहाँ पे पॉलिटी है तो पॉलिटी का अपना एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये जो राजनीति होती है इसका एक अपना खुद का लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे बस ये समझना है कि यील्डिंग द फ्लोर का मतलब क्या है, ये चीज़ें होता है कि आप बैठ जाओ और आप खड़े हो जाओ। तो ये चीज़ अगर ये करा जाता है इसको बोला जाता है यील्डिंग द फ्लोर। अगेन है क्या, क्रॉसिंग द फ्लोर। इसमें क्या होता है कि आप जो फ्लोर होता है उसको क्रॉस करते हो। क्या मतलब है कि मतलब मान लीजिए कि एक मेंबर है बीजेपी का, ठीक है, वो किसके बीजेपी के अगेंस्ट वोट कर देता है और जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट कर देता है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। समझ में आ रहा है कि आप अपना वोट जो है अपनी पार्टी के अगेंस्ट करते हो। ये मैक्सिमम ये केस तो जो है आपको दूसरी पार्टी में देखने को मिलता है कि जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं वो अपनी पार्टी का जो है बात छोड़ के बीजेपी को वोट दे देते हैं। तो ये आपको ऐसा पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। इस बात पे जो है कई बार बहस भी होती रहती है। अगेन होता है यहाँ पे देखिए जीरो आवर। अब जीरो आवर जो है क्या होता है कि ये लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह देखने को मिलेगा। जीरो आवर हो गया और क्वेश्चन आवर हो गया, ये सब दोनों जगह देखने को मिलता है। अगेन देखो जीरो आवर क्या है, ये जो है इंडियन इनोवेशन है। इंडियन इनोवेशन मतलब ये अदर कहीं जो है आप अदर किसी देश के पार्लियामेंट में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। तो जीरो आवर जो है 1962 से एग्जिस्ट में आया है। ये जो रूल ऑफ द प्रोसीड्यूर है उसमें ये मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है ये क्वेश्चन आवर जो होता है ये रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर में मेंशन होता है, ये इसमें मेंशन है, लेकिन जीरो आवर मेंशन नहीं है। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा में बात करते हैं। तो जो जीरो आवर होता है ये आफ्टर द क्वेश्चन आवर होता है, किसमें, लोकसभा में होता है। और राज्यसभा में क्या होता है, बिफोर द क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आवर भी होता है, हम लोग जानते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो जीरो आवर होता है वो लोकसभा में क्या होता है कि आप क्वेश्चन आवर के बाद आता है, और जबकि राज्यसभा में ये क्वेश्चन आवर के पहले आता है। तो इन इन सब का एक टाइम फिक्स टाइम भी होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि राज्यसभा में ये 12 से 1 पीएम के बीच में होता है, और ये 11 से 12 जो है जो मतलब कि दोपहर का टाइम होता है, नून वाला टाइम होता है, उसमें जो है ये राज्यसभा में जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरो आवर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर की बात करें तो देखिए लोकसभा में ये 11 से 12 के बीच में होता है, और राज्यसभा में जो है 12 से 1 बीच में होता है। अब इसके पहले क्या आता है, यहाँ पे जो है जीरो आवर आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है जीरो आवर, और इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जीरो आवर।
ठीक है। तो इसमें जो है बाद में आता है 0 आवर, इसमें क्या आता है 0 आवर पहले आता है। तो ये थोड़ा सा जो है दिमाग में ऐसे रखना है। अगेन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टार्ड क्वेश्चन होता है जिसपे एस्ट्रिक मार्क लगा रहता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रखिएगा, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इस पे मतलब जो इसके पेज होते हैं, जो पेपर रहेगा वो ग्रीन कलर का रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इट्स रिक्वायर द ओरल आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है क्वेश्चन का यहाँ पे ओरल जो है वो करा जाता है। मतलब आप क्या करोगे कि इसमें आपको ओरल रिप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम हॉल में जैसे होता नहीं, जब आपको मान लीजिए कि आप अपने क्लास में हो या कॉलेज में हो, फिर टीचर आपको जो है खड़ा कराता है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर वो उस पर क्या करता है, जब आपने रिप्लाई दिया, आपने आंसर दिया, फिर उस पर वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछता है। मतलब तो यही होता है कि जब आप ओरल पूछा जाता है तो ओरल में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन पूछे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये चीज़ होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो होता है स्टार्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड जो क्वेश्चन होता है ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, वाइट कलर का होता है। और इसमें क्या होता है, ये इसमें आपको रिटर्न आंसर देना होता है। ठीक है, आपको इसमें रिटर्न आंसर देना होता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें रिटर्न आंसर होता है। और जो है ये रिक्वायर रिटर्न आंसर और ये वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट आपका होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है ये क्या होता है, ये आपका पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है थोड़ा सा पिंक कलर का होता है। ये थोड़ा सा पिंक कलर का होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब थोड़ा सा पिंक कलर का होता है और इसमें क्या होता है कि इसमें 10 डेज का आपको नोटिस देना पड़ता है। मिनिमम 10 डेज का नोटिस जो है रिक्वायर्ड होता है। इसका जो आंसर दिया जाता है वो भी ओरली दिया जाता है। ठीक है, इसका भी आंसर ओरली दिया जाता है। तो स्टार्ट का और जो है शार्ट नोसिस का, जो दोनों यस से स्टार्ट होते हैं, इनमें जो है ओरली दिया जाता है, ऐसे याद कर लो। और जो अनस्टार्ट होता है इसमें जो है रिटर्न दिया जाता है, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट होता है आपका प्राइवेट प्राइवेट मेंबर होता है। जो प्राइवेट मेंबर का होता है इसमें क्या होता है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, ये येलो कलर का होता है और जो है ये प्राइवेट मेंबर्स के मतलब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मिनिस्टर प्राइवेट मेंबर्स कौन से मेंबर्स होते हैं, जो कि मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, जो मिनिस्टर नहीं है तो वो प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। उनसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो येलो कलर में होता है। ये चीज़ होगा। फिर यहाँ पे कुछ टर्म होते हैं, जैसे एडजर्नमेंट होता है, एडजर्नमेंट एडजर्नमेंट सिंडाई एंड प्रोरोगेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है। आपको हमेशा जो है, अगर आप पार्लियामेंट का कभी डिबेट देखो तो ये सब देखने को मिलता है। ये दोनों तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एडजर्नमेंट क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कि पार्लियामेंट की डिबेट हो रही है, फिर यहाँ पे कोई मेंबर ने उल्टा सीधा काम करा। मतलब वो क्या करते हैं जहाज बना के उड़ाने लगते हैं। ठीक है, मतलब एरोप्लेन बना के उड़ाने लगेंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सब देख के जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है, चाहे वो चेयरमैन हो गया या फिर आपका क्या हो गए स्पीकर हो गए, उनको गुस्सा आती है। फिर वो क्या करते हैं, एडजर्नमेंट कर देते हैं कि मतलब एक प्रकार से जो मतलब बंद कर देना। 1 घंटे के लिए डिस्कशन बंद कर देना, 2 घंटे के लिए डिस्कशन बंद कर देना, दैट कॉल द एडजर्नमेंट। या फिर 2-3 दिन के लिए बंद कर देना, ये होता है एडजर्नमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे एडजर्नमेंट सिंडाई क्या होता है, एडजर्नमेंट सिंडाई होता है कि आपने बंद कर दिया लेकिन आप ये नहीं बताते हो कि कितने घंटे बाद या फिर कितने दिन बाद ये होगा। इसमें आप टाइम फिक्स करते हो। समझ में आ रहा है, इसमें आप फिक्स टाइम बताते हो कि आफ्टर द 2 आवर्स, आफ्टर द 2 डेज। बट इसमें आप जो है बस एडजर्नमेंट कर देते हो, लेकिन आप ये टाइम नहीं बताते हो कि फिर से कब से रीस्टार्ट होगा। तो ये होता है एडजर्नमेंट सिंडाई होता है, ये होता है एडजर्नमेंट। ठीक है, एक एडजर्नमेंट मोशन होता है वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम सिर्फ एडजर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे होता है प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन होता है। तो ये दोनों तो जो है स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा लाए जाते हैं। यहाँ पे जो प्रोरोगेशन रिजोल्यूशन होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा आता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पे जो प्रोरोगेशन होता है और डिसोल्यूशन होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा था। अब प्रोरोगेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन होता है कि जब एक सेशन खत्म होता है, जैसे मान लीजिए आपका बजट सेशन खत्म हुआ, तब वहाँ पे प्रोरोगेशन आएगा। ठीक है, तो प्रोरोगेशन मतलब एक सेशन जब खत्म हो गया, बजट सेशन खत्म हुआ, विंटर सेशन खत्म हुआ या फिर मानसून सेशन खत्म होता है, तो वहाँ पे प्रोरोगेशन आता है। और डिसोल्यूशन कब आता है, डिसोल्यूशन आता है जब पूरा का पूरा जो है लोकसभा का काम ही जो है समाप्त हो जाता है। मतलब कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है, 5 साल कंप्लीट हुआ तब वहाँ पे डिसोल्यूशन होता है। जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा 5 साल कंप्लीट हो, डिसोल्यूशन जो है 5 साल के पहले हो जाता है। अगर जो है जो गवर्नमेंट है वो अपनी मेजोरिटी लूज कर देती है, या फिर प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया प्रेसिडेंट को ऐसा करने के लिए, तो फिर डिसोल्यूशन 5 साल के पहले भी हो जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन होने पर लोकसभा का पूरा पूरा क्या होती है, भंग हो जाती है। तो ये दोनों किसके द्वारा करे जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा करे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस देखेंगे जो कि सबसे हार्ड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है,
यहाँ पे पार्लियामेंट में, तो यहाँ पे है मोशन। अब मोशन क्या होता है? टू रेज द डिस्कशन ऑन द वेरियस मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोशंस लाए जाते हैं वो डिस्कशन करने के लिए लाए जाते हैं वेरियस मैटर पे, विभिन्न प्रकार के मैटर पे। इनको तीन प्रकार से कैटेगराइज करा गया है। ठीक है, ये तीन प्रिंसिपल कैटेगरीज होती है। एक होता है सब्सटेंटिव मोशन होता है, एक होता है सब्सिट्यूटिव, ये सब्सिट्यूट मोशन होता है, सब्सिट्यूट मोशन होता है, एक सब्सिडायरी मोशन होता है। ठीक है, यहाँ तीनों जो है यस से स्टार्ट होते हैं। एक होता है क्या? सब्सटेंटिव होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट होता है, एक होता है सब्सिडायरी होता है। अब यहाँ पे पहले आप देखो सब्सटेंटिव क्या होता है। सब्सटेंटिव होता है कि ये सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल होते हैं डीलिंग विद द इम्पॉर्टेंट मैटर। ये क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया। तो जितने भी रिजोल्यूशंस होते हैं ना, जितने भी रिजोल्यूशंस होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? यहाँ पे सब्सटेंटिव मोशन के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। जितने भी रिजोल्यूशंस हो गए, मतलब मान लीजिए कि जो है प्रेसिडेंट को हटाना है, स्पीकर को हटाना है, या फिर जो है हाई कोर्ट के जज या चीफ मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, इलेक्शन कमीशन को हटाना है, तो जहाँ जितने भी रिजोल्यूशंस लाए जाते हैं वो सब किसके थ्रू आते हैं? यहाँ पे वो सब सब्सटेंटिव मोशन में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है क्या? सब्सिट्यूट मोशन। सब्सिट्यूट क्या क्या होता है? देखिए, सब्सिट्यूट मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे अगर हम सब्सिट्यूट की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपने चाय के स्थान पे कॉफ़ी पी लिया, तो ये आपने क्या कर दिया? सब्सिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे चाय का सब्सिट्यूट क्या हो गया? टी का सब्सिट्यूट क्या हो गया? कॉफ़ी हो गया। ऐसे यहाँ पे सब्सिट्यूट मोशन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ऑलरेडी किसी चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है और फिर उसको आप हटाने का प्रयास करते हो, दैट्स कॉल्ड द सब्सिट्यूट मोशन। तो इन सब्सिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन एंड प्रपोज एन अल्टरनेटिव टू, जो ओरिजिनल मोशन होता है, मतलब जो ओरिजिनल मोशन होता है उसको आप क्या करते हो? उसको हटा के आप दूसरा जो है मोशन लाते हो, तो उसको बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूट मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब इन अगेन यहाँ पे आता है आपका सब्सिडायरी मोशन। सब्सिडायरी मोशन होता है, इसका अपने आप में अकेले, मतलब ये अपने आप में इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इट हैज़ नो मीनिंग इन इटसेल्फ। इसका खुद में अपने आप का कोई मतलब नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मोशन लाने के लिए आपके पास ऑलरेडी जो है मोशन जो है पार्लियामेंट में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब डिस्कशन होने चाहिए, ऑलरेडी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब ये चाहेगा। इस ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है एंक्लरी मोशन होता है, फिर आपका होता है यहाँ पे सुपरसीडिंग मोशन होता है, फिर अगेन होता है यहाँ पे अमेंडमेंट होता है। यहाँ पे एंक्लरी मोशन क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द रेगुलर वे फॉर द प्रोसीडिंग विद द वेरियस काइंड ऑफ द बिजनेस। तो देखो, लोकसभा में या राज्यसभा में कई प्रकार के बिजनेसेस होते हैं, उस वो सब किसके थ्रू आते हैं? यहाँ पे एंक्लरी मोशन के थ्रू आते हैं। ठीक है, बिजनेस में मतलब होना, जैसे मान लीजिए कोई बिल जो है, जब बिल जो है यहाँ पे पेश करी जाती है। ठीक है, बिल पेश करा जाता है, फिर बिल से रिलेटेड जो है यस या नो बोला जाता है, वो सब एंक्लरी मोशन के थ्रू आते हैं। फिर यहाँ पे आता है क्या? यहाँ पे सुपरसीडिंग मोशन में क्या होता है कि मूव्ड इन द कोर्सेज ऑफ द डिबेट ऑन द अनदर इशू एंड द सीक द सुपरसीड दैट इशू। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई इशू चल रहा है, तो उस इशू को दबाने के लिए दूसरा जब इशू लाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? सुपरसीडिंग मोशन बोलते हैं। मतलब किसी मैटर पे आप बात कर रहे होते हैं बिल के रिगार्डिंग, लेकिन फिर आपको क्या लगता है अब ये रिलेवेंट नहीं रह गया, तो आप दूसरा मुद्दा उठाते हो, दैट्स कॉल्ड द सुपरसीडिंग मोशन। अगेन यहाँ पे होता है अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है गवर्नमेंट कोई बिल लेके आती है, फिर उस बिल में आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, आपको लगता है कि हाँ ये कानून बने ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट हटा दिया जाए, दैट्स कॉल्ड द अमेंडमेंट। तो यहाँ पे इट सीक टू मॉडिफाई और द सब्स्टिट्यूट ओनली पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल मोशन है उसके कुछ जो है पार्ट जो है हटाने के लिए ये अमेंडमेंट लाया जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए कि जो है कोई बिल है, ठीक है, उस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अब क्या हो गया कि अब आप बोर हो चुके हो, मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो बोर हो जाते हैं, फिर अब उनको क्या करना होता है कि अब इस पे जो है इसको आप कट करके अब इसको ख़त्म करो। तो यहाँ पे होता है टू कट द शॉर्ट द डिबेट। तो जो क्लोजर मोशन होता है, वो जो डिबेट होता है उसको कम करने के लिए इस प्रकार के मोशंस लाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है पहला सिंपल क्लोजर होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको जितना बहस करना था आप बहस कर चुके हो, ठीक है, जो डिबेट होना था वो हो चुका है, तो उसको कहा जाता है सिंपल क्लोजर कहा जाता है। फिर होता है क्लोजर बाय द कंपार्टमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिल था, लेंदी बिल था, उसको आपने जो है कई कंपार्टमेंट में ऐसे डिवाइड कर लिया, फिर इस पे जो है थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लिया, फिर इसको आप क्या करते हो, फिर मतलब इस पे भी वोट करने के लिए चला जाता है। तो ये होता है क्लोजर बाय द कंपार्टमेंट होता है। आगे अगेन यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, कंगारू क्लोजर और यहाँ पे ग्लोटिन क्लोजर। इसमें कंगारू क्लोजर में क्या होता है कि जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्लॉज को ही डिस्कस करा जाता है। ठीक है, और उसी को जो है वोट के मतलब मतलब कि क्लॉज को
आर टेकन फॉर द डिबेट, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं उन्हीं को डिबेट के लिए लिया जाता है और उन्हीं पे वोट करा जाता है, बाकी सबको जो है यहाँ पे स्किप करके जो है पास मान लिया जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लॉज को डिस्कस करा जाता है। कंगारू क्लॉज में जो यहाँ पे आपका जो की पॉइंट है वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्लूटिन क्लॉज में क्या होता है, यहाँ पे जो है डिस्कस और अनडिस्कस दोनों को जो है यहाँ पे वोट के लिए रखा जाता है। देखो यहाँ पे कंगारू क्लॉज में और यहाँ पे ग्लूटिन क्लॉज में क्या होता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लॉज जो जिस पे डिस्कशन हुआ है, ठीक है, उसी को वोट के लिए आगे रखा जाता है, लेकिन इसमें डिस्कस्ड पार्ट को और अनडिस्कस्ड दोनों पार्ट को जो है वोट के लिए आगे रखा जाता है। तो ये होता है कंगारू और ग्लूटिन क्लोजर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अगेन यहाँ पे मोशन से लाइक प्रिविलेज मोशन होता है। अब प्रिविलेज मोशन होता है कि किसी मेंबर के द्वारा लाया जाता है अगेंस्ट अ मिनिस्टर। मान लीजिए किसी मिनिस्टर ने कुछ जो है मतलब कि जो है ब्रीच करा है या फिर जो है कुछ उन्होंने फैक्ट जो है गलत फैक्ट जो है पार्लियामेंट में रख दिया है, तो ये मतलब कि प्रिविलेज मोशन लाया जाता है अगेंस्ट द मिनिस्टर हो गया किसी भी मेंबर के द्वारा। फिर होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, ये 1954 में आया था कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये भी इंडियन इनोवेशन है लाइक जो है जीरो आवर कितना। तो ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए होता है। अगेन होता है यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन होता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये दोनों सिर्फ यहाँ पे लोकसभा में आता है, राज्यसभा में दोनों अलाउ नहीं है, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन एंड द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडजर्नमेंट मोशन में भी वही सेम होता है कि अर्जेंट होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोर देन 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है ये मोशन लाने के लिए, ठीक है। और अगर ये मोशन आता है तो यहाँ पे मिनिमम जो है 2.5 घंटे का आपका डिस्कशन होना चाहिए। अगर नहीं होता नो कॉन्फिडेंस मोशन में होता है, ये आर्टिकल 75 में मेंशन है, इसको भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए भी आपको जो है मिनिमम 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कॉलिंग अटेंशन मोशन में जो है यहाँ पे 50 मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी एक मेंबर के द्वारा भी लाया जाता है, तो ये जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल लाइक यहाँ पे आर्टिकल अगर बात करें 80 की बात करते हैं तो ये राज्यसभा एंड देन यहाँ पे राज्यसभा और जो यहाँ पे नॉमिनेशन होता है 12 मेंबर का उससे रिलेटेड है। फिर यहाँ पे अगर 105 की बात करें तो ये प्रिविलेज एंड द इम्यूनिटी से रिलेटेड हो गए जितने भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं। फिर यहाँ पे 108 की बात करें तो द प्रेसिडेंट समन्स द बोथ द हाउस फॉर द ज्वाइंट सेटिंग, तो यहाँ पे ज्वाइंट सेटिंग की बात जो है अंडर आर्टिकल 108 के थ्रू की जाती है। फिर 108 क्लास 4 करता है कि ज्वाइंट सेटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा, तो यहाँ पे प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। अगेन अभी तक जो है टोटल 3 ज्वाइंट सेटिंग हुई है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि जो है अब पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने जो है डिलिमिनेशन कमीशन बैठे हैं, तो कितनी ज्वाइंट सेटिंग हुई है टोटल, तो टोटल जो है ज्वाइंट सेटिंग जो है 3 हुई हैं। अच्छा यहाँ पे रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कभी भी ज्वाइंट सेटिंग नहीं आती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कभी ज्वाइंट सेटिंग नहीं आती है। तो यहाँ पे एक पहला फर्स्ट हुआ था 1961 में डाउरी प्रोहाइबिशन बिल के लिए, फिर सेकेंड हुआ था जो है बैंकिंग सर्विस कमीशन के लिए 1978 में हुआ था, फिर प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म बिल के लिए 2003 में हुआ था। तो टोटल जो है 3 जो है जॉइंट सेटिंग हुई थी, पहला हुआ था 1961 में, दूसरा हुआ था 1978 में, तीसरा हुआ था 2003 में। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लाइक 249, 250, 252 और 253, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और इनसे हर बार क्वेश्चन बन के ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 249 क्या होता है, 249 आप ये समझो कि इसमें क्या करता है, जो राज्यसभा होता है वो स्टेट को धोखा देता है। कैसे, इसमें क्या करता है कि राज्यसभा क्या करता है कि एक स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है, बाई टू थर्ड मेजॉरिटी से क्या करता है, ये जो है नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए जो है रिजोल्यूशन पास करते हैं स्टेट लिस्ट से, ठीक है। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट जो है जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है उस पर जो है रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसके थ्रू पार्लियामेंट क्या हो जाती है, इलिजिबल हो जाती है, जिससे वो जो है उस सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है, ये हो जाता है। अगेन यहाँ पे 250 होता है, ये क्या होता है कि मान लीजिए जब इमरजेंसी लगा होता है तो जो पार्लियामेंट होता है वो स्टेट लिस्ट से में जो चीज़ें मेंशन होती हैं वहाँ पे कानून बना सकता है, ठीक है। तो ये 250 में मेंशन होता है। अच्छा जो ये कानून होता है ये 6 मंथ तक वैलिड रहता है, जब इमरजेंसी को ख़त्म कर दी जाती है तो उसके बाद 6 मंथ तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद अपने आप ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है 252 में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए 252 में मतलब यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, जैसे याद कर लीजिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक जब स्टेट आते हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट से डिमांड करते हैं आप जो है स्टेट लिस्ट में इस सब्जेक्ट पे आप कानून बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है कानून बनाता है अंडर आर्टिकल 252, ये चीज़ होता है। फिर यहाँ पे 253 में क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है तो उसको पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है, चाहे वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो होता है वो स्टेट लिस्ट में ही क्यों ना आए, ठीक है, तो वो मैटर नहीं करते। तो यहाँ पे होता है 253 होता है, समझ में आती, ये होते हैं सब 4 आर्टिकल, इतना ही जो है इंपॉर्टेंट था रिलेटेड टू पार्लियामेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
थैंक यू भाई।